गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौरव प्रजापत आज आपके लिए लेके आए वापस से जो अपने कमेंट चल रहे थे जेडी के ऊपर। जेडी से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब थे अपने, उनको जो कंफ्यूजन थे उनके बारे में मैंने कहा था कि आपको जो भी कमेंट करोगे उनके जवाब मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मैं आज आपके लिए लेके आऊँ जेडी से रिलेटेड जो भी अपने कमेंट थे उनके बारे में जो भी परेशानी थी उनके लिए मैं आपके लिए लेके आऊँ आज। तो चलिए चलते हैं, अपने जो कमेंट थे उनके जवाब मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए चलते हैं अपन एक बार अपने कमेंट्स की तरफ। तो फर्स्ट जो कमेंट था अपना, ये था सर एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं क्या। कि किसी ने भाई ने मेरे को पूछा था कि सर अपन अपने फॉर्म भर दिया है और क्या इसको अपन एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं क्या। तो देखिए इसके लिए जो जेडीए था उसके लिए इसमें लिखा हुआ है अलग से कि लोटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर, नाम और आय ग्रुप की वरीयता में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। समझ गए? मोबाइल नंबर, नाम और आय ग्रुप इन तीनों में से किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो जाएगा। अन्य प्रकार के संशोधन आवेदन पत्र निरस्त हेतु लिखित आवेदन प्रक्रिया जयपुर विकास प्राधिकरण के योजना अनुमान में लेखाधिकारी योजना कमरा नंबर 226, या आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। कमरा नंबर 226 द्वितीय तल जयपुर विकास प्राधिकरण मुख्य भवन रामकिशोर व्यास भवन जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में लिए जाकर संशोधन कार्यवाही की जा सकती है। आवेदन पत्र निरस्त कराने की स्थिति में पंजीकरण राशि की 20% राशि को कटौती करते हुए इसमें कहा गया कि आपको जो एडिट है एप्लीकेशन में वो मोबाइल नंबर, नाम और आय वर्ग इन तीनों में से तो एडिट हो नहीं सकती। इसके अलावा अगर आप एडिट करवाना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। जो भी जेडीए का जो ये एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस के अंदर आपको जाना पड़ेगा और जो एड्रेस से यहाँ पे जाओगे उसके बाद में अगर या तो आप इसमें एडिट करवा लो या फिर एडिट नहीं करवाते, अगर आप कैंसिल करवाते हो इस पॉलिसी को तो कैंसिल करवाने के लिए आपको 20% काट ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद में चलो अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना किसी का कि जयपुर में जिसने लास्ट 3 साल में फ्लैट लिया हो क्या वो भी अप्लाई कर सकता है क्या। अगर जिसका फ्लैट ले रखा है जयपुर में किसी ने तो क्या वो अप्लाई कर सकता है क्या। ठीक है, तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन दिया हुआ 3rd पेज पे दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि आवेदक का स्वयं का उसकी पत्नी, उसके पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र जिसकी आबादी कितनी होनी चाहिए 1 लाख। अगर आबादी क्षेत्र 1 लाख या उससे अधिक है, 1 लाख या उससे अधिक है तो कोई भी आवासीय भूखंड मकान या लीज और प्रॉपर्टी या फ्री होल्ड पर नहीं होना चाहिए। अगर आबादी क्षेत्र 1 लाख से अधिक है तो उसके अंदर आपके पास खुद के नाम से अपनी पत्नी, उसके पति या फिर कोई भी आश्रित आप समझ गए। आश्रित में कौन आ गए जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट व्यक्ति आश्रित में आ जाएंगे जैसे अपने बच्चे हो गए, अगर वो आप पर डिपेंडेंट है तो बच्चे आ जाएंगे और माता पिता आप पर डिपेंडेंट है तो माता पिता इसके अंदर आ जाएंगे। आश्रित का मतलब हो गया। ठीक है, अगर नगरीय आबादी क्षेत्र इसके 1 लाख से अधिक, जिसकी जनसंख्या वहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो ठीक है, वहां पे अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहां पे आपको कोई भी नाम से कोई भी भूखंड वगैरह नहीं होना चाहिए, मकान वगैरह नहीं होना चाहिए या फिर लीज होल्ड या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो समझ गए लीज होल्ड वगैरह क्या होता है। जैसे अपन बैंक वगैरह पे अधिकतर ज्यादातर बैंक वगैरह जाते हैं ना लीज पे, तो सर 10-11 साल 12 साल जो कोई भी लीज पे लेता है, मतलब लंबे समय के लिए जो भी प्रॉपर्टी रेंट वगैरह पे लेते हैं उसके लिए शब्द होता है लीज और प्रॉपर्टी। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, सर जो जमीन आवंटित होगी उस पर कंस्ट्रक्शन करना अनिवार्य है, यदि हाँ तो कितने दिन में। जो आपको जमीन मिलेगी जेडी के अनुसार उस पर क्या कंस्ट्रक्शन करना अनिवार्य है क्या जेडी के अनुसार। तो इसके लिए देखो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि भूखंड आवंटन के 5 साल की अवधि में, ये 5 साल लिखा हुआ है ना, 5 साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आपको जो भूखंड मिलेगा उसके अंदर 5 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कराना अनिवार्य है, ये बिल्कुल अनिवार्य है, कराना ही होगा आपको। ठीक है, आवंटित द्वारा नियत समय अवधि ये आपको अलग से गाइडलाइन बताई जाएगी, उसके अंदर बताया जाएगा कितने समय अवधि आप इसके अंदर रखी गई है कि मकान का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है तो भूखंड का आवंटन निरस्त समझा जाएगा। अगर आपने भूखंड मिल गया और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं कराया 5 साल के अंदर या फिर जो भी निर्धारित समय अवधि इसके अंदर नियमित समय अवधि के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया है तो आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तथा आवंटित भविष्य में भूखंड आवंटन का पात्र नहीं होगा। इसके बाद में उसको भविष्य में भी कोई भूखंड आवंटित नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त हुए भूखंड को
निर्माण स्वीकृति को बढ़ा जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश प्रभावी होंगे। अगर भूखंड पे आप निर्माण वगैरह करते हो तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेश पारित किए जाएंगे कि कितना भूखंड करना है, क्या करना है। तो इसके लिए जो अगर ये है कि आपको कितना करना है, तो देखिए आवासीय भूखंड, आवासीय के अंदर जैसे अपना आवास रहने के हिसाब से क्या क्या जरूरी है उसके हिसाब से ये भूखंड है। जैसे आवास में रहने के लिए क्या चाहिए होता है, तो कमरा चाहिए होता है, प्लस आपको जो भी लेट बात है वो इसके अंदर, ये तो कंपल्सरी है, ठीक है। तो इतना तो भूखंड का इसके अंदर होना ही चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा आप कुछ करवाते हो वो अलग चीज है, इतना तो आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा, और वो भी कितने दिन के अंदर, 5 साल के अंदर अंदर करवाना ही पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। नहीं तो आपका आवंटन निरस्त समझा जाएगा इसके अंदर, और भविष्य में भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सर इसमें इनकम ग्रोस सैलरी मानी जाएगी या नेट सैलरी का कैटेगरी में लिया गया माना जाएगा। तो ये थोड़ा डाउट था लोगों के कि सर ये इनकम है जो अपन ग्रोस सैलरी मानी जाएगी या फिर अपने नेट। ग्रोस और नेट का मतलब होता है ग्रोस के अंदर तो वो आ गई जैसे अपने की अगर जो भी इनकम है आपकी उसके अंदर आपका डिडक्शन जो भी होगा ना वो नहीं किया होगा, और नेट के अंदर डिडक्शन मतलब आपके जो भी डिडक्शन आपकी जो भी कटौती हुई है वो इसके अंदर नेट के अंदर। तो चलिए इसका भी जवाब है, ये मैं आपके लिए अलग से स्क्रीनशॉट लेके बना रहा हूं ताकि इसमें आपको पूर्ण जो भी है इसके अंदर मिल जाएगा, कि आपको जो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैंने कुछ आपको ऐसे बता रहा हूं कुछ। तो इसमें लिखा हुआ है देखो आवेदन की सकल वार्षिक आय वर्ष, इसमें लिखा हुआ है आवेदन के स्वयं परिवार की सकल वार्षिक आय। इसमें जो इनकम काउंट होगी स्वयं की या परिवार की सकल, सकल का मतलब ग्रोस, ठीक है, सकल का मतलब ग्रोस वार्षिक आय काउंट होगी जिसमें आपकी पति पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय। ये जो टॉपिक है ना ये लिखा हुआ है, इसमें जो वार्षिक आय लिखेंगी वो सकल आय होगी, इसमें किसकी आय होगी, पति पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-24। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो इनकम काउंट होगी वो 2023-24 की काउंट होगी, 2023-24, ठीक है। आप जैसे सोचो कि 24-25 की काउंट हो जाए या फिर इससे पहले की इनकम काउंट होगी तो वो काउंट इसमें नहीं की, ओनली इनकम काउंट होगी 2023-24 की इनकम इसमें काउंट होगी, ठीक है। आयकर निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक परिवार की सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। ऐसे आवेदक जो आयकर विवरण का भरते हैं उन्हें ITR फॉर्म 16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा। इसके लिए देखो अलग से आय प्रमाण पत्र का एक अलग से फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, इसी PDF के अंदर है, वो लगेगा। और जो अगर किसने ITR वगैरह भरते हो तो ITR वगैरह भरने के साथ साथ जो ITR भरता है उसके लिए फॉर्म 16 प्लस पैन कार्ड की कॉपी भी इसके अंदर आय विवरण के अंदर लगेगी। तो ठीक है, इसके अंदर आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है इसके अंदर, आपको ग्रोस ही मानी जाएगी, ठीक है। और इनकम ग्रुप जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी इनकम इसमें लगेगी, कौन से ईयर की इसमें इनकम लगेगी। ये आपको ये ध्यान रखना है, 2023-24 की इनकम ही इसमें काउंट होगी, इसके अलावा कोई भी इनकम इसमें काउंट नहीं होगी। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना जो कमेंट था किसी भाई का, उसने मेरे को कहा सर मेरी इनकम 2023-24 में 11 लाख है और 24-25 में 12,35,000 है, तो मैं किस में फॉर्म लगाऊं। तो देखिए इसका मैंने पहले आपको जवाब दे दिया कि इसमें लिखा हुआ था कि आवेदक के स्वयं परिवार के सकल वार्षिक आय पति पत्नी आश्रित कुल आय वार्षिक वित्तीय वर्ष के 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि 2023-24 के आधार पर ही मान्य होगी। इसके अंदर अलग से कोई नेक्स्ट ईयर का जो आपने इसमें दे रखा है 24-25 ये वाली इसमें काउंट नहीं होगी, आपकी काउंट होगी ये वाली, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, इसका पहले मैंने आपको बता दिया है। तो कई लोगों में जो कंफ्यूजन रहता है आई थिंक आपको दूर हो गया होगा। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट कमेंट था अपना, सर लॉटरी फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं क्या और सिक्योरिटी राशि वापस मिल जाएगी क्या। तो देखिए लॉटरी फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं क्या, और क्या लॉटरी जो अपना दिया है उसके अंदर जो राशि अपने दी है वो क्या वापस मिल जाएगी क्या। तो इसका जवाब के लिए मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट इसमें लिखा हुआ है, जो JD की जो है उसमें लिखा हुआ है कि प्राधिकरण में जमा आवेदन वापस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफंड। इस टॉपिक में लिखा हुआ है कि लॉटरी तिथि से पूर्व एवं पश्चात तथा आवंटन सह मांग पत्र जारी होने के बाद रिफंड चाहने पर जमा पंजीकरण राशि के 20% राशि की कटौती करते हुए शेष राशि रिफंड की जाएगी। देखिए लॉटरी आप कैंसिल करा सकते हो, लॉटरी कैंसिल कब करवा सकते हो, या तो लॉटरी निकलने से पहले भी करवा सकते हो और पश्चात लॉटरी निकलने के पश्चात भी करवा सकते हो, या फिर आवंटन आपने मांग लिया उसके बाद में
आवंटन मांगा गया आपके बाद में, उसके बाद में अगर आप रिफंड चाहते हो तो आपको कैंसिल करवानी पड़ेगी, और कैंसिलेशन जो चार्ज लगेगा वो गवर्नमेंट में आपको 20% राशि कटवाना पड़ेगा। जैसे आपका 10,000 रुपए वाला अगर किसी ने फॉर्म फिल किया है तो उसका 20% आपका इसमें कटेगा, ठीक है। मतलब 20% हो गया 2,000, ठीक है। तो आपको 8,000 रुपए आपको इसमें मिल जाएगा वापस से, बाकी 2,000 रुपए गवर्नमेंट की जो कैंसिलेशन फीस है वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार। जो भी नेक्स्ट कमेंट था उसमें था, सर एक व्यक्ति अलग अलग योजना में आवेदन कर सकता है क्या मतलब गोविंद विहार और अटल विहार दोनों में से, या फिर एक योजना में ही कर सकता है क्या, कृपया बताएं। तो देखिए इसका काफी लोगों को बहुत ही ज्यादा इसके कंफ्यूजन है कि सर मैं क्या एक ही लॉटरी में आवेदन कर सकता हूँ या दोनों लॉटरी में आवेदन कर सकता हूँ। तो देखिए इसके अलग अलग मतभेद है, गवर्नमेंट को खुद को इसमें मतभेद है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि अलग अलग इसमें आवेदन कर भी सकते हो, और अगर करते हो तो कैसे कर सकते हो। तो देखिए अगर आपने इसमें लिखा हुआ है आवेदन फॉर्म वापस लेने की विधि, सबसे पहले तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको अलग से बताया कि इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म वापस लेना पड़ेगा अगर आपने अलग अलग में कर दिया है। जैसे मान लो कि आपने एक गोविंद विहार में भी कर दिया, एक अटल विहार में भी कर दिया, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से आपको ये मतलब किस प्रकार से आपको ये वापस लेना है। दोनों में अगर आपने कर दिया है, दोनों में आपकी लॉटरी निकल गई, तो किस प्रकार से आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्राधिकरण में जमा आवेदन पत्र वापस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफंड, इसमें लिखा है कि लॉटरी तिथि से पूर्व पश्चात, मैं आपको बताया था कि अभी 20% राशि काट के आपको रिफंड की जाएगी। एक परिवार पति पत्नी आश्रित द्वारा एक से अधिक भूखंडों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में से एक से अधिक भूखंड निकलने पर परिवार को एक ही भूखंड आवंटित किया जाएगा। शेष भूखंडों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जाएगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी, ठीक है। इसमें एक टॉपिक तो कि एक परिवार में कौन कौन आ गया, पति पत्नी एवं आश्रित। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका आप विशेष ध्यान रखें कि एक परिवार में जो भी आएगा पति पत्नी आश्रित आएंगे। द्वारा एक से अधिक भूखंडों है तो आवेदन करने पर में लिखा हुआ कि एक से अधिक अगर आपने भूखंडों का आवेदन कर दिया, लॉटरी में एक से अधिक भूखंड निकलने पर, एक से अधिक आवेदन कर दिया और अगर एक से अधिक भूखंड आपके निकल रहे हैं, ठीक है, निकलने पर परिवार को एक ही भूखंड आवंटित किया जाएगा। परिवार को कितने भूखंड आवंटित किया जाएंगे, एक, ओनली एक भूखंड, एक ही आपको इसके अंदर आवंटित किया जाएगा। शेष भूखंडों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जाएगी। ये देखिए शेष भूखंडों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जाएगी आपको, लेकिन ये लौटाएगा कैसे ये मैं बताता हूं आपको। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी। ये गवर्नमेंट का है। इसके अंदर इसमें जो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ था, एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवंटन निरस्त कर दिए जाएंगे। दोनों लिखे हुए 9.2 में लिखा हुआ और 7.2 में लिखा हुआ है। तो कैसे लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपने मान लो कि दो अलग अलग भूखंडों में आवेदन कर दिया, गोविंद विहार में भी कर दिया और अटल विहार के अंदर भी कर दिया आवेदन, ठीक है। अगर आपने दोनों में निकल गई, ठीक है, दोनों में अगर आपके लॉटरी निकल गई, दोनों में लॉटरी निकल गई और आपने लॉटरी को कैंसिल नहीं करवाया है, तो आपके दोनों आवंटन निरस्त कर दिए जाएंगे। अब इसके लिए करना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने, मैं एक बार बता देता हूं आपको, अगर आपने अलग अलग आवंटन किया है, जैसे गोविंद विहार वाली में अलग कर दिया आपने, ठीक है, और अटल विहार वाली में आपने अलग आवंटन कर दिया, तो अगर दोनों आपसे निकल गई, मान लो दो अलग अलग लॉटरी निकल गई, मैं आपको वापस कर देता हूं, दो अलग अलग लॉटरी निकल गई, एक लॉटरी ये निकल गई, एक लॉटरी 2 नंबर, दोनों अगर आपकी लॉटरी निकल गई तो आपको क्या करना होगा, आवंटन तो कितना होगा, एक ही। इसमें लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, इसमें एक ही भूखंड का आवंटन किया जाएगा। निकलेगा तो एक ही, आपने कर दिए 2 अप्लाई, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, अब निकलना कौन सा है, इसमें जो पहला वाला है ना, मतलब ये आपको जैसे इसमें जो मान लो कि आपको दोनों निकल गए, तो दोनों में से आपको एक को कैंसिल करानी पड़ेगी, एक को कैंसिल करवानी पड़ेगी आपको, तब जाके इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। नहीं तो आपका ये फॉर्म नीचे लिखा हुआ ना, एक से अधिक द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, वो इसके लिए अगर आपने वापस कैंसिलेशन नहीं करवाया, जिसमें से मान लो आपने ये कर दिया 10,000 वाले में ये कर दिया, एक ही फॉर्म ये भर दिया आपने 10,000 वाले, आपने दोनों निकल गए, तो दोनों में से एक को आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा, जिसकी 20% राशि आपके काट के बाकी आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। वो रिफंड करेंगे तब जाके आपका दूसरे के लिए आप एलिजिबल होंगे, नहीं कि आपने अगर कैंसिल नहीं कराया तो आपके दोनों भूखंडी निरस्त हो जाएंगे आपके, ठीक है।
दोनों भूखंडी निरस्त हो जाएंगे आपके। ये चीज आप और भी अच्छे से समझ लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे को एक बार कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से डिटेल से समझाऊं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से मैंने आपको बताया, और ये बिल्कुल मैंने प्रूफ के साथ बताया कि आपको क्या लिखा हुआ है कौन से टॉपिक में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। फिर भी किसी को नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको अगले जो भी नेक्स्ट पार्ट बनेगा इसके अंदर मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए अपन चलते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर डॉक्यूमेंट कब जमा करवा सकते हैं, तो देखिए इसके लिए भी पीडीएफ के अंदर जो जेडी ने पीडीएफ डाली है अपनी वेबसाइट पे, उसके अंदर लिखा हुआ है लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। जो भी आप जेडी के द्वारा जो सफल आवेदन होते हैं उसके अंदर जो फॉर्म फिल हो जाता है उसके बाद में फॉर्म डाउनलोड होता है और डाउनलोड किए जाने की सुविधा होगी। वो जो फॉर्म है वो आपको जमा करवाना है। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गए फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अंदर संबंधित जोन कार्यालय में जमा करवाना होगा। तो देखिए कार्यालय जोन में जमा करवाना पड़ेगा आपको जेडीए के अंदर जाके। ये बाद की प्रोसेस है, अभी आपके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर जमा नहीं होंगे। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है वो बाद में आपके लिए जमा होगी। वो आपके 21 दिन के अंदर, जैसे आपको लॉटरी का आवंटन होता है, लॉटरी की तिथि से 21 दिन के अंदर आपको जमा करवाने पड़ेंगे संबंधित कार्यालय जोन के अंदर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अपना नेक्स्ट कमेंट था उसका मैं बता देता हूँ। सर 21,000 पेमेंट हो गया है परंतु स्टेटस में फेल बता रहा है, रिफंड कैसे मिलेगा। तो देखिए इसमें जो अगर आपका स्टेटस फेल हो गया तो उसके 2-3 अलग है। इसके लिए आपको 24 से 72 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये करोगे ना, अब अगर आपको फेल्ड हो गया, देखो फेल्ड अगर आप बता रहा है तो एक चीज है फेल्ड, अगर फेल्ड आपका बता रहा है तो वो चीज है कि आपका फेल्ड हो गया होगा। इसके अंदर जेडीए कुछ नहीं करेगा, जेडीए की तरफ से फेल्ड हुआ है या फिर आपके बैंक की तरफ से फेल्ड हुआ है, ठीक है। अगर बैंक में पेंडिंग दिखा रहा है तो आई थिंक उसके 2 रीजन हो सकते हैं कि या तो वो जेडीए में चला जाएगा वापस पेंडिंग का जेडीए, नहीं तो या फिर वो फेल्ड ही हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका वापस रिफंड आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 24 से 72 घंटे का इंतजार आपको करना पड़ेगा, जो लगभग सभी में सेम होता है। 24 से 72 घंटे में अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो आप नजदीकी जो भी आपका बैंक है उसके अंदर आप जाके पता कीजिए कि आपका जो भी ये रिफंड हुआ है सर, ये मतलब ये फेल्ड हुआ है, तो फेल्ड सर अपने हो चुका है या फिर अभी भी पेंडिंग में दिखा रहा है। पेंडिंग में दिखा रहा है तो आप उसमें बैंक वाले उसमें बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। इसके लिए आप इसमें लिखवा दीजिए तकनीकी कारणों से, अगर आप फिर भी अगर आपका नहीं होता है, मान लो बैंक से भी नहीं हो रहा तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए भी ये इसमें लिखा हुआ है कि तकनीकी कारणों से ऑनलाइन आवेदन असफल होने की स्थिति में पुनः ऑनलाइन आवेदन करने पर यदि प्रथम बार किया गया आवेदन तकनीकी कारणों से सफल हो जाता है, फिर पहला भी सफल हो गया और दूसरा आपने आवेदन कर दिया, तो पहला जो अगर आप आवेदन हो जाता है तो प्रथम आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित करते हुए द्वितीय तृतीय बढ़ते हुए क्रम में सफल आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मान लो आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट आपका दिखा रहा है फेल्ड अभी तो, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा कि अभी तो प्रोसेस टाइम लगेगा, आपने दूसरा भी आवेदन कर दिया, दूसरे नंबर का, अब ये भी पेमेंट सफल हो गया और ये भी पेमेंट सफल हो गया। तो दोनों पेमेंट अगर इसमें सफल हो गए तो मान लो बाद में जब लॉटरी निकलेगी तो इसमें जो पहला वाला है ना उसको वरीयता दी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर इसको वरीयता दी जाएगी। इसके बाद वाली जो भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कितने भी अगर आपने आवेदन किए वो सब इसके अंदर आप कैंसिलेशन हो जाएंगे। ओनली जो फर्स्ट वाला आवेदन है उसको आपको स्वीकार किया जाएगा जेडी के द्वारा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को एक बार जरूर बताएं, मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपन, मैंने अटल बिहार योजना के लिए मोबाइल से आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पेमेंट हो गया है, लेकिन कोई भी सिग्नेचर फोटो और अन्य दस्तावेज भी नहीं मांगे, कोई रसीद नहीं आई, क्या मेरा आवेदन हो गया है, अगर नहीं तो क्या पैसा रिटर्न हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मैंने अटल बिहार वाले की योजना आवेदन किया था मोबाइल से, अब जिस भी बंदे ने मोबाइल से आवेदन किया है उसका आवेदन शुल्क तो इसमें कट गया, ठीक है, लेकिन कोई भी सिग्नेचर फोटो अन्य दस्तावेज भी नहीं मांगे। तो देखिए इसमें कोई भी अगर आपने मोबाइल से आवेदन किया है तो होता है कि आप ई मित्र से द्वारा आवेदन करें या फिर आप दूसरा घर बैठे आवेदन कर सकते हो जेडीए की वेबसाइट से, ठीक है। तो जेडीए की वेबसाइट से अगर आपने घर बैठे आवेदन किया तो मोबाइल से आपने इसी से ही किया होगा। इससे अगर आपने आवेदन किया है तो उसमें होगा क्या कि आपका पेमेंट तो हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हो गया आपका, लेकिन कोई भी सिग्नेचर इसमें नहीं मांगता है,
ये दोनों ही कंडीशन में मांगेगा आपसे सिग्नेचर, फोटो और अन्य दस्तावेज। अन्य दस्तावेज में आपको सिर्फ अगर आपने ई मित्र से आवेदन किया है तो उससे ही आपका आवेदन में ओनली बैंक की डिटेल मांगी जाएगी। ओनली बैंक की डिटेल जो मांगी जाएगी वो ई मित्र से भरोगे तब मांगे जाएंगे। बाकी अगर आपने घर से मोबाइल से किया है तो उसमें आपके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अभी भी जमा नहीं होंगे, कुछ भी आपका जमा नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जमा नहीं होगा इसके अंदर, अभी कुछ भी नहीं होगा। इसका मैंने आपको पहले बता दिया कि 21 दिन लॉटरी की तिथि से 21 दिन बाद में आपको जमा करवाना पड़ेगा संबंधित कार्यालय जोन के अंदर। जो भी जोन है अपना कार्यालय जोन के अंदर वो बाद में आपकी मांगे जाएंगे, अभी कुछ भी अपलोड इसके अंदर अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को बार कमेंट करके एक बार और पूछ लेगा, मैं आपको और भी डिटेल से बता दूंगा। उसी टॉपिक के ऊपर मैं एक बार अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके प्लीज जरूर पूछे ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हस्बैंड और वाइफ दोनों का अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए इसका मैंने आपको पहले बता दिया है कि दोनों स्कीम में अलग अलग आवेदन अकॉर्डिंग टू जेडीए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आपको दोनों आवंटित हो गई, दोनों के लिए आवंटित हो गया, ठीक है, तो दोनों के लिए आवंटित हो गया तो इसके लिए आपको एक पॉलिसी को कैंसिल करवाना पड़ेगा। एक पॉलिसी के लिए कैंसिल करवाना पड़ेगा। एक पॉलिसी को जैसे आप कैंसिल करवाओगे तो जो कैंसिल करवाने के बाद में आपको 20% राशि इसमें से काट ली जाएगी और आपको नेक्स्ट बाकी आपको इसमें जो भी अगर दोनों आवंटित हो गए तो एक को आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। इनकम प्रूफ में फैमिली की इनकम आएगी या जो फॉर्म लगाएगा उसकी आएगी। देखो सर इसमें भी मैंने बताया था कि इनकम प्रूफ में फैमिली की इनकम ही काउंट आएगी। इसमें ऐसा नहीं कि जो फॉर्म लगा रहा है उसकी ही इनकम इसमें काउंट होगी, जो भी इनकम इसमें अगर लगाएंगे तो फैमिली की इनकम इसमें काउंट होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना देखिए जो जेडीए का जो पिछले वीडियो मैंने नहीं बताया था कि थोड़ा लेट बनाया था, इसमें जो नया नोटिफिकेशन आया था अभी जेडीए का उसमें बताया कि आप 18 लाख से 20 लाख से ऊपर वाली श्रेणी में भी आप आवेदन कर सकते हो। तो नया नियम था उसमें मैंने आपको पिछली बार में बताया था, तो आप अभी जो आया था इसके अंदर तो उसमें बताया गया कि आप 20 लाख से अधिक आय वाले भी इसके अंदर आवंटन कर सकते हैं, मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। अटल विहार एवं गोविंद विहार आवासीय योजना में भूखंडों के लॉटरी से आवेदन हेतु जारी आवेदन प्रक्रिया के नियम शर्तों के आवेदन पुस्तिका में हायर इनकम ग्रुप श्रेणी में अनारक्षित भूखंडों हेतु सकल वार्षिक आय सीमा 18 लाख से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष अंकित की गई है। हायर इनकम ग्रुप पहले 18 से 20 लाख थी, अब हायर इनकम श्रेणी के अनारक्षित अन्य भूखंडों के लिए 18 लाख से अधिक आय वाले समस्त आवेदन के पात्र है। मतलब पहले जो इसमें रखी गई थी हायर इनकम ग्रुप में वो रखी गई थी 18 से 20 लाख, ठीक है। अब इसको बढ़ाकर इसमें गवर्नमेंट ने कितना कर दिया कि 18 से ऊपर के जितने भी आय वर्ग वाले हैं, 18 लाख से ऊपर के जितने भी आय वर्ग वाले हैं वो इसके अंदर पात्र होंगे। पहले 20 लाख तक इसमें थी, अब इसको 20 लाख से बढ़ाकर कुछ भी कर दिया गया, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो 20 लाख से अधिक आय वाले भी, ठीक है। ये मैं आपको नोटिफिकेशन इसका बता दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना कि अब तक कितने आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो देखिए ये जो पीडीएफ है ये अपने है 7 तारीख की, इसके लिए अभी तक कितने फॉर्म भर चुके हैं। तो ये जयपुर विकास प्राधिकरण आवासीय अटल विहार में अभी तक फॉर्म फिल किए जाते हैं 7 तारीख तक 17,545, ठीक है। अभी तक इसमें फॉर्म इतने फिल किए जा चुके 17,545। ये अलग अलग श्रेणी है, इसमें कितनी कैटेगरी में कितना वो मैंने आपको दिखा दिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कितने फॉर्म भरे हैं, एसटी कैटेगरी में कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं, एससी में कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं। इसके अलावा जो भी अलग अलग कैटेगरी है सबसे ज्यादा जो इसमें आएगा अनडिजर्व्ड कैटेगरी, मैंने आपको पहले बता दिया था सबसे ज्यादा फॉर्म फिल होंगे वो इस कैटेगरी के अंदर ही होंगे। तो जो अपने सोल्जर वगैरह है, जो भी भाई बंधु अपने सैनिक वगैरह वो अपने पर्सनल श्रेणी के अंदर ही आवेदन करें तो उनको बेनिफिट देखो। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप अपनी श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणी में आवेदन ना करें अनडिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, क्योंकि अनडिजर्व्ड कैटेगरी में सबसे ज्यादा आवेदन आएंगे। आपको जो भी अलग से अगर कोई कैटेगरी दे रखी है तो आप उसके अंदर ही आवेदन करें, आपको अलग से इसके अंदर आवेदन ना करेंगे अनडिजर्व्ड कैटेगरी में, क्योंकि अनडिजर्व्ड कैटेगरी में संभावना आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी सर, संभावना यहां कम हो जाएगी। अनडिजर्व्ड कैटेगरी में आपकी संभावना कम हो जाएगी, अगर आप सोल्जर है तो सोल्जर वाली कैटेगरी में आपकी संभावना ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसी में देखो ना, आप
कितना फर्क हो रहा है, 11,000 कहाँ 11,000 है, कहाँ ये आ रहा है, फिगर आउट, समझ रहे हो। तो चलिए मैं आपको चलता हूँ इसके बाद में। इसके बाद में वो तो थे अपने अटल विहार वाली और गोविंद विहार वाली में। तो गोविंद विहार वाली में अब तक जो टोटल फॉर्म भर चुके हैं 17,029 फॉर्म फिल हो चुके हैं। ये डेटा है अपना 7 तारीख का, 7 जनवरी का, ठीक है। डेटा जो 7 जनवरी तक है उसमें अपने 17,029 फॉर्म फिल अभी तक हो चुके हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरी के वाइज है कि प्लॉट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अंदर कितना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, SC ST, सोल्जर वगैरह, अनरिजर्व, इसमें भी देख लीजिए आप सोल्जर में कितने आवेदन है और जनरल, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे ज्यादा आवेदन होंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पिछली बार मैं आपको बताया नहीं था कि आप जो लोकेशन वगैरह है वो अपने कैसे इसके अंदर निकालते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए अपन को जाना है सबसे पहले JDA की वेबसाइट पे, ठीक है। तो जैसे अपन JDA की वेबसाइट पे जाएंगे, अपन को फर्स्ट जो स्क्रीन मिलेगी अपने ये वाली, ठीक है, इसमें अपन को क्लिक करना है। इसके बाद में मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद में अपने को चलना है नीचे की तरफ, इसमें जाना है अपने को, क्विक लिंक्स में आएगा अप्लाई फॉर रेजिडेंशियल स्कीम, इसके अंदर अपने को जाना है। जैसे अपन इसके अंदर चलेंगे तो अलग से एक नई विंडो ओपन होगी। उस विंडो के अंदर अपने को बता देंगे कि मैं आपको बता देता हूँ, अपने पिछली बार मैंने आपको बताया नहीं था कि पिछली बार नेट की थोड़ी समस्या थी, उसमें बता दिया था, ठीक है। तो अभी जो इसमें चल रहा है, तो गोविंद विहार वाली चल रही है, एक चल रही है अटल विहार वाली, ठीक है। तो दोनों में से आपको मैं किसी का भी एक बार बता देता हूँ। तो मैं चलो बता देता हूँ आपको एक बार गोविंद विहार वाला। गोविंद विहार वाले प्रोसीड भी क्लिक करते हैं, इसमें जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें आप साफ लिखा हो रहा है कि 20 लाख से ऊपर, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि 20 लाख से ऊपर वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी अभी देखो लेटेस्ट बता देता हूँ मैं आपको कि कितने आवेदन अभी इसमें हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए 19,000 आवेदन हो चुके सर एक दिन में, मतलब 2,000 आवेदन आपके बढ़ चुके लगभग। ये 19,000 इसके अंदर आवेदन अभी तक हो चुके हैं। ये मैंने आपको बताया गोविंद विहार वाले में अभी तक 19,000 इसके अंदर आवेदन हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज बता रहा था कि आप इस पे कैसे पहुंचे, मतलब आपको इसकी लोकेशन, तो इसमें देखिए जो नीचे आ रहा है, इसमें नीचे अपन चलेंगे तो इसमें आएगा हाउ टू रीच, इसमें ऑप्शन पे चलेंगे अपन तो आएगा हाउ टू रीच। इसका लेआउट प्लान वगैरह देखना है आपको, तो ये लेआउट प्लान है इसका, इसके अंदर जो JDA का दे रखा है वो आप इसमें डिटेल से देख सकते हो। और इसमें पहुंचने का जो रास्ता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकेशन इसकी कहाँ है, लोकेशन भी आप इसको देख सकते हो। तो इसमें लोकेशन वगैरह भी आप इसमें देख सकते हो। ये देखिए गोविंद विहार वाली है, इसके आसपास की जो भी लोकेशन है वो आपको इसमें दिख जाएगी। ये रोकड़ा है, मतलब ये कहाँ से है, ये देखिए आप, ये गोविंद विहार वाली जो लोकेशन है वो इसमें दे रखी है। जो बॉक्स क्रिकेट अकेडमी है इसके पास में पड़ता है। ये जयपुर रिंग मार्ग, जयपुर रिंग रोड, ये इससे बिल्कुल थोड़ा सा पास में है। देखिए आप ये लोकेशन है इसकी, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप और भी अच्छे से देख सकते हो, इसमें आसपास में आपको दिख जाएगा क्या क्या है इसके अंदर। जो लोकेशन आएगी आपकी ये आएगी, ठीक है, इसके पास में पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक बार, तो मैंने आपको गोविंद विहार वाली बता दी, इसके लिए मैं आपको एक बार वो और बता देता हूँ, अटल विहार वाली भी बता देता हूँ मैं आपको, अटल विहार वाली, ठीक है। तो अटल विहार वाली में वो सेम नोटिफिकेशन आएगा कि आप 20 लाख से ऊपर के इसमें आवेदन कर सकते हो। इसमें जो भी कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कितनी, ये देखिए ये गोविंद विहार वाली लेटेस्ट है भी 8 जनवरी को 19,201 आवेदन इसके अंदर हो चुके हैं, ठीक है। ये गोविंद विहार वाली है, तो ये अपनी अटल विहार वाली। तो अटल विहार वाली जो अपन है इसकी भी मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। उसके अंदर हम JDA की वेबसाइट में जाएंगे, अटल विहार वाले क्लिक करेंगे, अटल विहार वाले में नीचे दिया हुआ है हाउ टू रीच, इस ऑप्शन पे अपन क्लिक करेंगे। ये कुछ और हाउ टू रीच पे अपन क्लिक करेंगे, इसके अंदर देगा आपको लेआउट प्लान, अगर देखना है तो आप इस पे क्लिक करें, इसका लेआउट प्लान है वो यहाँ दिख जाएगा,
आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये इसका लेआउट प्लान है, ठीक है। और इसमें पहुंचने के लिए लोकेशन अगर आपको देखनी है तो लोकेशन के लिए इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ जा सकते हैं। तो देखिए ये इसकी लोकेशन दे रखी है, ये हीरापुरा कोटी, ये सुशांत सिटी के बिल्कुल एकदम नजदीक में है, ठीक है। ये नारिगाबास है, ये अपने जो भी लेआउट प्लान है, ये देखिए ये बिल्कुल सुशांत सिटी के एकदम बगल में ही है अपना जो ये है ना, इसमें दे रखा है, ये बिल्कुल यहाँ पे लोकेशन है। इसके आसपास के लोकेशन आप इसमें गूगल में इस टाइप से देख सकते हो। तो आपको पहुंचना है तो आप इस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट जा सकते हो कि दिशा निर्देश आप किस प्रकार से जाना चाहते हैं। वो लेआउट प्लान का मैंने आपको बता दिया कि लेआउट प्लान यहाँ मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो, ठीक। अगर कुछ और भी आपके कमेंट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जेडी से रिलेटेड जो भी सवाल है वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उनका डिटेल से एक बार जानकारी बता दूंगा, ठीक है। अगर कुछ और भी समस्या आ रही है तो प्लीज आप एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है तो थोड़ा जल्दी मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपन फिलहाल के लिए, अभी तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ भी कमेंट करेंगे उसका जवाब मिलता रहे। तो प्लीज अभी